चलो गुड मॉर्निंग। चलो शैल वी स्टार्ट। दोस्तों कहां तक पहुंचे हम लोग? एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था आपको, दो थे। ओके, चेक करते हैं आंसर्स फटाफट और आगे बढ़ते हैं। फाइन, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ध्यान दो अभी बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि आगे का जो डिस्कशन है एग्जाम में उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीए इंटर का एमटीपी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, वैसे ही आपका भी एमटीपी सून पब्लिश होगा। ओके, एंड एमटीपी आ जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हाउ विल बी द पेपर पैटर्न, राइट? बिकॉज न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न अभी तक किसी को पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। मैंने परसों आई थिंक शेयर किया था सीए इंटर का पेपर पैटर्न, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली वहां पे लिखा है इंटर करके। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों के क्वेरीज आए कि सर हमें एमसीक्यू एप्लीकेबल है क्या, तो आंसर इज डोंट नो राइट नाउ। ठीक है, देखते हैं, चलेगा? चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर चेक करते हैं। दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर आईसीएआई मॉड्यूल, और ये रही उसकी जर्नल एंट्रीज। किसी को भी सबसे पहले मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है क्या? आई थिंक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। गुड मॉर्निंग, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। यस, तो लेट्स गो अहेड, देखते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? 2,50,000, 2,50,000। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? फाइन। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड अलॉटमेंट की एंट्री मार्च 1 को होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख। इज इट राइट? दोस्तों बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज थी कि सर इसकी कंबाइन एंट्री करनी है या अलग अलग एंट्रीज करनी है, तो हमने वहां पे डिस्कशन किया था कि हम अलग अलग ही करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कभी कभार कंबाइन एंट्री की है, कभी कभार अलग अलग एंट्री की है। मुझे लगता है कि हमें अलग अलग एंट्री करनी जरूरी है। आगे जाके अगर मान लो हम लोग कुछ फॉरफीचर वगैरह करते हैं तो दिस इज बेनिफिशियल टू यू। तो अलग अलग एंट्रीज भी आपके मॉड्यूल में कभी कभार किए है, मोस्टली अलग अलग एंट्री करना, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस में अलग अलग एंट्रीज है। फाइन, फिर अगला एप्लीकेशन कॉल मनी मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी अलॉटमेंट कॉल मिलने का एंट्री, राइट है क्या? फिर फर्स्ट कॉल किया 2 लाख रुपए का, आसान था एकदम क्वेश्चन। एंड फिर कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट को अपने एरियर्स ट्रांसफर किया या उसी कॉल में रख दिया, डिपेंड्स, जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी देखना जरूरी है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, कुछ भी नहीं बोला है, तो यू कैन कीप द बैलेंस इन अलॉटमेंट कॉल अकाउंट ओनली। ठीक है ना? तो उस केस में आपका कॉल्स इन एरियर्स के बदले कौन सा अकाउंट दिखेगा? ये अकाउंट आएगा ही नहीं। एंट्री क्या होगी? सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट 192,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख रुपीज, नॉट 2 लाख, 1,80,000। किसी ने अलग एंट्री की है क्या?
कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस कॉल्स इन एरियर्स को ना भेजते हुए? नहीं, सब लोगों ने यही एंट्री की है। अच्छा, वेरी गुड। बट फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 20,000 रुपए नहीं आए ना 2 लाख में से, तो हम यहाँ पे उस केस में कितना लिखेंगे? 1,80,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000 से क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ 2 लाख से, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना बैलेंस दिखेगा? डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। आपके केस में कौन से अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 20,000 का? कॉल्स इन एरियर्स के केस में। ये भी ट्रीटमेंट सही है, ये भी ट्रीटमेंट सही है, बट मोस्टली जब हम फॉरफीचर करने वाले हैं फ्यूचर वाले क्वेश्चंस में, आज हम शुरू करेंगे फॉरफीचर की बातें, राइट? तो फॉरफीचर के केस में हम लोग ये बैलेंस इसी अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो पहला कॉल भी पे नहीं करते, दूसरा भी पे नहीं करते, तीसरा भी पे नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो उस केस में हमें रिस्पेक्टिव अकाउंट क्रेडिट करने का सोल्यूशन दिखेगा। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का उपयोग हर वक्त करते हो तो कॉल्स इन एरियर्स में पैसे जमा होते जाएंगे। फर्स्ट कॉल के भी उसी में आएंगे, सेकंड कॉल के भी उसी में आएंगे, थर्ड कॉल के भी उसी में आएंगे। तो उस केस में कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करना, क्रेडिट करना पड़ेगा आपको फॉरफीचर वाले एंट्री में। बात करेंगे उस पॉइंट पे, बट आई होप आप लोगों को दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट 190 to 500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 180, ये आएगा ही नहीं उस केस में, इज इट राइट? एंड टू कॉल्स इन एडवांस 12,500, हुआ क्या? 190 to 500। लेकिन इस केस में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना बैलेंस दिखाएगा? 20,000 डेबिट बैलेंस। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? हाँ। अगर ये केस नहीं चाहिए आपको, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा कितने का? 20,000 का। उस केस में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 0 बैलेंस दिखाएगा। इज इट राइट? चलो। एंड कॉल्स इन एडवांस भी 12,500 का मिला है। बस यहां तक आप रुक गए या यहां से आगे भी एंट्रीज की अपने? यहां से आगे भी एंट्रीज की? क्या एंट्री करी अपने आगे की? The allotment was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount of rupees 1,000 shares held by him, and another shareholder with 500 shares paid the entire amount on his shares. What is there in this question about second call? About second call, they are telling you to call the money, balance money of course, as and when required. So when such situation comes into your question, please do not give any journal entry regarding this. तो मे बी आपने लिखा होगा यहाँ से आगे सेकेंड कॉल किया होगा आपने, फिर सेकेंड कॉल रिसीव करते समय आप लोगों ने ये जो एडवांस में मिला है वो एडजस्ट किया होगा। इज इट राइट? और बचा हुआ पैसा, और ये कॉल्स इन एरियर्स का क्या किया फिर आपने? ये मिले ऐसा माना? सबसे पहले होमवर्क कितने लोगों ने नहीं किया है? हाथ ऊपर करिए। अच्छा, बाकी सब लोगों ने किया है। आपने क्या किया? यहां तक ही सॉल्यूशन किया इंस्टीट्यूट की तरह, या यहां से आगे एंट्रीज की है? यहां तक ही किया। यहां से आगे किसी ने एंट्री की है? अच्छा, तो उस केस में कॉल्स इन एरियर्स का क्या किया आपने? कलेक्ट हुआ ऐसा मान लिया? बोला नहीं है क्वेश्चन में कुछ, तो यहां से आगे एंट्री करना मना है। डू यू गेट इट? तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है। एंट्रीज अगर यहाँ से आगे की है तो अच्छी बात है, लेकिन उस केस में हमें एजम्पशंस करनी पड़ेगी कि कॉल्स इन एरियर्स के पैसे आए कि नहीं आए। नहीं आए मानना बेहतर होगा, आए ऐसा क्यों मान रहे हो? ठीक है ना, वो पिछले क्वेश्चन में क्लियरली दिया था कि वो पैसे अगले कॉल में कलेक्ट हुए हैं करके। ठीक है ना, तो एजम्पशन करना गलत है, बेटर डोंट गिव एनी एंट्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना है हमें कि हमें एंट्रीज कहां तक की करनी है? फर्स्ट कॉल रिसिप्ट तक की। इज इट क्लियर? फाइन। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा 20 नहीं है, 21 है। ओके, इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट? डायरेक्टली आंसर चेक करें। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, सही है ना? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, नहीं आरटीपी का क्वेश्चन है। इज इट राइट? आरटीपी मई 2018।
May 2018 ना? Yes. Is it right? यही क्वेश्चन है. पीहू लिमिटेड. Yes. तो प्लीज चेक योर आंसर. पहली एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, बैंक टू इक्विटी. फालतू क्वेश्चन है एकदम. फर्स्ट कॉल 4 लाख एंड फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस मिले ना. देखो चेक करो एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख ही जाएगा और बचा हुआ 50,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को जाएगा. एंड जब फाइनल कॉल करोगे 5 लाख का, उसमें से 50,000 ऑलरेडी आए हैं, वो यहां से एडजस्ट होंगे. कुछ लोगों ने शेयर्स के पैसे नहीं दिए. ये लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है. देखो बैंक अकाउंट डेबिट 445, कॉल्स इन एडवांस 50,000, कॉल्स इन एरियर्स भी है. वो देखो उस फाइनल कॉल में से कुछ पैसे नहीं आए हैं 5,000. बराबर है क्या? टू कहां पे गया कुछ? हे प्रभु. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 5 लाख रह गया. टाइप करना जान दो, यू कैन अंडरस्टैंड. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. अरे बोलो ना. कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दिया कितना? 1500 आया क्या? एंड कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट लगाया कितना? 83.34 आया. फाइन. चलो बात खत्म. आगे बढ़े. गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्या हुआ, नाराज हो? क्यों? क्लास नहीं लिया इसलिए? सॉरी यार. क्या हुआ? एक सडनली चेंज हुआ. मेरे माझ्या मावशीच्या मुलगीचं लग्न होतं. क्लोज एकदम. ठीक है. ये देखो मेहंदी भी ड्रॉ की है मैंने नहीं, वो मेहंदी फंक्शन में. और सडनली क्या हुआ, संगीत फंक्शन का एंकरिंग मेरे ऊपर थोपा गया. वो बोले कि तुम क्लास में बहुत बड़बड़ करते हो और एक दिन की छुट्टी भी ले रहे हो तो बेटर वहां पे भी बड़बड़ करो. तो वो संगीत फंक्शन के एंकरिंग के चक्कर में मुझे एकदम टेंशन आ गया. मतलब कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना. और वो तैयारी के चक्कर में मैंने सोचा कि एक दिन छुट्टी ले लेता हूँ. चलो खैर वो हो गया. अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 इज डन राइट. जस्ट अ सेकेंड. 19 खत्म हुआ है. 21 मैंने होमवर्क दिया था वो भी खत्म हुआ है. कम टू क्वेश्चन नंबर 23. चलो पढ़ू मैं क्वेश्चन नंबर 23. ऑन 1st April 2017 पहल लिमिटेड issued 64,500 shares of rupees 100 each payable as follows. Rupees 30 on application, 30 on allotment, 20 on 1st October 2017 and 20 on 1st February 2018. क्या सब लोग मेरे साथ हो? चलो अपने चाइनीज कैलकुलेटर पे फटाफट टोटल लेके बताओ. कैलकुलेटर की क्या जरूरत है? 30 + 30 60 + 20 80 + 20 100. 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए की इश्यू प्राइस. तो फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस इज सेम. तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है. ऑन 20th में 60,000 शेयर्स वेर अप्लाइड एंड ऑल एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड. हमने इशू किए थे 64,500 शेयर्स. 60,000 शेयर्स वेर अप्लाइड. सो वी हैव अलॉटेड ऑल द शेयर्स. अंडर सब्सक्रिप्शन है बट 90% से ऊपर है क्या देख लो. 93% शेयर्स आर अप्लाइड. इज इट राइट? क्योंकि 90% के नीचे है तो हमें क्या करना पड़ सकता है? आईपीओ कैंसिल करके जो पैसे आए वो सारे के सारे रिफंड करने पड़ सकते हैं. बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको क्योंकि उसमें एंट्री एक ही होगी, दो ही होंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये पॉसिबल नहीं है. उनको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब होगा. By 20th May 60,000 shares were applied for and all applications were accepted. No problem. All applications were accepted. Allotment was made on 1st June. All sums due on allotment were received on 15th July. तो पहला कॉल करो. कॉल के डिटेल्स यहाँ पे दिए है. 30 रुपए एप्लीकेशन के साथ आएंगे. अलॉटमेंट के वक्त 30 रुपए का कॉल करेंगे. वो भी पैसे आपको 15 जुलाई को मिल चुके हैं. दोज ऑन फर्स्ट कॉल, पहला कॉल भी कर दो.
फिर पहला कॉल का जो पैसा मिलेगा वो 20 अक्टूबर को मिलेगा। पहला कॉल का ही बताया है इन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन द अकाउंट्स वेर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को अकाउंट्स क्लोज करने हैं, उसके जर्नल एंट्रीज देने हैं, यानी मुझे जर्नल एंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2018 देने हैं। तो इशू कब किया हमने? 1 अप्रैल 17 को। अलॉटमेंट कब हुआ है, सॉरी एप्लीकेशन मनी कब मिला है? 20 मई 17 को। अलॉटमेंट 1 जून 17 को। अलॉटमेंट मनी मिला है 15 जुलाई 17 को। फर्स्ट कॉल करेंगे 20 अक्टूबर को, बराबर है क्या? इतना ही है ना? 30-30-60 फर्स्ट कॉल, एंड सेकेंड कॉल कब करेंगे? 1 फरवरी को। और वो मिला कब है ऐसा मानेंगे? 31 मार्च को। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई एरियर्स नहीं है, एडवांस नहीं है। तो क्या, व्हाट डू यू थिंक? होमवर्क? थैंक यू। कितने होशियार बच्चे हैं। इज इट राइट? अरे बोलो ना। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24। K Limited registered with an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each. नो प्रॉब्लम। 2000 शेयर 100 रुपए के ईच, 2 लाख रुपए का कैपिटल। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर्स पेबल एट 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अरे सर, ये तो सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है। Application money on 1000 shares was duly received and allotment was made to them. The allotment amount was received in full, but the first call was made. When the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. The company did not make any other call. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे क्लियर कट बताया, देखो आगे के कॉल कंपनी ने नहीं किए हैं, तो कृपया करके एंट्रीज कहां तक के करेंगे? फर्स्ट कॉल तक की करेंगे। इज इट अ सिमिलर क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ? क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, सॉल्व करना है। ओके अरे बच्चों बोलो ना, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या होमवर्क? नहीं, और आएंगे। पिछले बैच में भी मैंने ये होमवर्क ही दिया था, टेंशन मत लो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड इट, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया ना हमने? हाँ, एक्चुअली पिछले बैच में मैंने ये होमवर्क दिया था, बट चलो ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन कौन सा है? 23 एंड 24 दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द टाइटल। सबसे इंपॉर्टेंट ना, यहां तक के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछता है, यहां से आगे के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी वेरी इजी, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, यहां से आगे का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डायरेक्ट फॉरफीचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वो बात आसान होती है अगर पूरा मतलब इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग करो, फिर आगे जाके वो कॉल पे नहीं करेगा, फिर हमें डायरेक्टली उसका शेयर फॉरफिट करना है, वो बात अलग सीन था, उसमें आप लोग उस चीज को संभाल भी लोगे। बट अगर डायरेक्टली सिर्फ फॉरफीचर की एंट्रीज पूछी है, तो इशू के वक्त क्या क्या हुआ था और उसका बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है, वो इमेजिन करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसका ख्याल रखने के लिए जब आपको पढ़ाया पहले इशू ऑफ शेयर्स, तब मैंने आपको
हर वक्त बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए बोला था, और कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है वो हम लोग अभी कैसे कैलकुलेट करना है वो जानते हैं। इज इट राइट? बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है वो हमें पता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो राइट डाउन द टाइटल फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। रेफर पेज नंबर, अपने नोट्स में देखना पड़ेगा। जो ओल्ड बैच के बच्चे हैं उनके बुक के हिसाब से लिखेंगे, न्यू बैच के बच्चे लिखेंगे 172, पेज नंबर 172। आई थिंक ओल्ड बैच में 408 है। ओके, पेज नंबर 172। ठीक है, शैल वी प्रोसीड नाउ। एक बार थ्योरी से गो थ्रू करते हैं और बाद में मैं कुछ जॉटिंग्स करके देता हूं। द टर्म फॉरफिट मीन्स व्हाट? टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। सो बेसिकली दोस्तों, कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में जब शेयर एप्लीकेशन शेयर होल्डर ने भर के दिया कंपनी को, तो कंपनी के बीच में एंड शेयर होल्डर के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। ओके, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जब जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगेगी तब तब शेयर होल्डर्स को ये पैसे पे करने पड़ेंगे। बट व्हाट इफ शेयर होल्डर डजंट पे द अमाउंट? ठीक है, तो मान लो किसी एक कंपनी ने 100 रुपए फेस वैल्यू का शेयर, अभी फिलहाल इशू प्राइस भी 100 रुपए ही रखते हैं, ठीक है, और इस 100 रुपए का शेयर कुछ इस प्रकार से कॉल किया है, 30 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड 40 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसे कंपनी ने मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, ठीक है, और उसमें से 9,000 शेयर्स होल्डर ने सबका सब पैसा पे कर दिया। ये सभी कॉल कंपनी ने कर दिया, ठीक है ना, बट सभी कॉल एक साथ नहीं होंगे, एक एक करके इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे जाएंगे। 1,000 शेयर होल्डर से 1,000 शेयर्स के फाइनल कॉल के पैसे आने बाकी हैं। 1,000 शेयर्स के फाइनल कॉल के पैसे आने बाकी है। तो रिगार्डिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, सब मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो ना? सिचुएशन सबको समझ में आया? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 100 रुपए का इशू प्राइस है। ये 100 रुपए का इशू प्राइस जो है शेयर का, वो कैसे मांगा जाएगा? हाउ टू डिमांड इट? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन पर शेयर, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन 30 रुपए का कॉल किया जाएगा, एंड जिस दिन 40 रुपीज, सॉरी, जिस दिन फर्स्ट कॉल किया जाएगा उस दिन 40 रुपीज मांगे जाएंगे। बोलो हाँ या ना? 9,000 शेयर होल्डर्स ने सब पैसे पे किए, 1,000 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल अभी तक पे नहीं किया है, फाइनल कॉल नॉट येट पेड। तो दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं इन सभी ट्रांजैक्शंस का बैलेंस शीट बनाना चाहूं तो बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट्स पहले दिखेंगे? तो आप बोलोगे कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिखेगा। एक्चुअली शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन में ड्रॉ करना चाहता हूं, बट उस केस में वो मैच हो रहा है ये दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए टी फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं। नहीं तो आप बोलोगे कि सर बैलेंस शीट कंपनी का ऐसे थोड़ी बनता है। ठीक है, मुझे पता है, बस मैं आपको समझाने के लिए, सामने नंबर लाने ना, मुझे टैली करना है ये बैलेंस शीट, ये सभी ट्रांजैक्शन जोड़ के, इसलिए मैं टी फॉर्मेट बना रहा हूं।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक अकाउंट दिखेगा। और कौन सा अकाउंट दिखेगा? बैंक अकाउंट एक दिख सकता है। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शेयर्स के जो पैसा है वो बैंक में ही जमा है। एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। पैसे जैसे ही आते हैं यूज करते हैं कंपनी वाले, पैसे रखने के लिए थोड़ी शेयर इशू की है। बैंक में थोड़ी रखेंगे, क्या खरीदेंगे उससे? प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए एक मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे। जो कंपनी की इच्छा है उसके पैसों से वो कंप्लीट करेगा कंपनी। इज इट राइट? शेयर होल्डर्स को यह अधिकार नहीं है कि कंपनी ने किस चीज को पैसे यूज किए, जानने का अधिकार है, बट कंपनी अपने हित में ही यूज करेगी ना। डायरेक्टर्स को अगर मर्सिडीज दिया तो डायरेक्टर उतना कीमती होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, एनीवे तो बैंक, बैंक में अकाउंट एक होगा। और कौन सा अकाउंट होगा? कौन सा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस। किसने एडवांस पे किया है? नालायक को मैंने इस ट्रांजैक्शन के लिए पूछा है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे सर। कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया तो कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस दिखाएगा। कॉल्स इन एरियर्स हमें ओपन अभी से नहीं करना है। हमें कौन सा अकाउंट रखना है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कौन सा बैलेंस दिखाएगा? मोस्टली डेबिट बैलेंस, बिकॉज ये हमारा एसेट है। इज इट राइट और नॉट? तो ये तीन ही अकाउंट दिखेंगे पूरे सभी एंट्रीज को कंसोलिडेट करता हूं तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहां तक सब ठीक है। अब इन तीन अकाउंट में बैलेंस कितना दिखेगा फटाफट बताना है। हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? 10,000। हमने इसके पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। whenever we make a call we debit call account, respective call account, and we credit इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आया है ये नहीं देखता मैं, आया है नहीं आया है नहीं देखता हूं, पैसा आने वाला है कैपिटल अकाउंट दिखा देता हूं, बिकॉज इट इज एग्रीड बिटवीन मी एंड शेयर होल्डर कि वो जब जब कॉल करूंगा तब तब वो पैसा पे करेगा। बोलो हाँ या ना? तो आप आज तक आपने कितने रुपए का कॉल किया है? कितने रुपए का कॉल किया है बच्चों? ये बात समझना बहुत जरूरी है। बोलो ना, एक शेयर का बता दो। 100 रुपए का शेयर है, 100 में इशू किया, 100 में से कितने रुपए कॉल किए? अरे कुछ खाया नहीं क्या आज आपने? 100 रुपए में से कितने रुपए का कॉल हुआ है? 20 रुपए का? अरे नालायको, मैं कहीं यहां पे हार्ट अटैक से मर ना जाऊं। कंपनी ने कितने रुपयों का कॉल किया है? सब मिला के 100 रुपए कॉल किए हैं। पहले 30 रुपए एप्लीकेशन के वक्त किए थे, 30 रुपए अलॉटमेंट के वक्त किए थे, 40 रुपए फर्स्ट कॉल के वक्त किए थे। इज इट राइट और नॉट? तो कंपनी ने पूरे 100 रुपए कॉल किए। बच्चों फॉरफीचर गया भाड़ में, पहले ये समझ लो, क्योंकि फॉरफीचर के सारे एंट्रीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये दिमाग में फिट होना चाहिए। मैं अलग अलग अभी यहाँ पे एग्जांपल्स बना के आपको पहले ये समझाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, चलेगा ना? हाँ, तो 10,000 शेयर्स का कितने रुपए का कॉल किया है? 100 रुपए। सबके सब पैसे शेयर होल्डर्स ने पे किए है? नो। फिर भी मेरा कैपिटल अकाउंट में कितने से क्रेडिट कर चुका हूं? बिकॉज आपने जब फाइनल कॉल किया तब क्या एंट्री मारी थी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 40 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स इंटू 40 रुपीज, यानी कैपिटल अकाउंट आपका पूरा हमेशा जितना कॉल करते हो उतने से क्रेडिट होता है। बोलो ना रे बच्चों। तो 10,000 इंटू 100 यानी आपका कैपिटल अकाउंट कितने का दिख रहा होगा? 10 लाख रुपीज। इज इट राइट? बोलो ना रे नालायको। ये आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा होगा। लेकिन सिर्फ 9,000 शेयर होल्डर्स ने कितने रुपए भरे हैं? पूरे के पूरे 100 रुपीज भरे हैं। और 1,000 शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 60 रुपए भरे हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? या फिर ऐसा करो, 10 लाख में से कितने रुपए नहीं आए? 1,000 शेयर्स के 40 रुपए यानी 40,000। अरे बोलो, तो 40,000 नहीं आए, ऐसा भी कर सकते हो। तो 10 लाख में से 40,000 नहीं आए, मतलब आए कितने? 9,60,000। और वो 40,000 का बैलेंस कौन से अकाउंट में दिख रहा होगा?
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में, नहीं तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। समझ पा रहे हो? ये आपका बैलेंस शीट टैली हो गया क्या? 10 लाख 10 लाख देख लो ना दोस्तों, बराबर है क्या? बस ये मेरा करंट पोजीशन है। अब मैं इस नलायक 1000 शेयर जिसने होल्ड करके रखे ना, उसके पास से पैसे मांग मांग के थक गया हूं। उसको मैंने 10-12 नोटिस भेजे कि तुम्हारा कॉल्स पेंडिंग है। डायरेक्टर्स लोग अब पक गए। अब क्या करें? इसके शेयर्स कैंसिल करें क्या? इसके शेयर्स कैंसिल करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। समझ में आ रहा है? पहले आप ट्राई करोगे इससे पैसे रिकवर करने का। अगर नहीं देता ये पैसे, मतलब कितने रुपए आने बाकी है इसके पास से? 40,000 रुपए आने बाकी है। अगर ये 40,000 रुपए देता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट ये बार बार 40,000 रुपए का कॉल करने के बावजूद ये पैसे नहीं दे रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, क्या? डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स। एंड फॉरफिट करके वो शेयर्स क्या करेंगे हमसे? मतलब उतना शेयर्स वापस इशू करेंगे। यस, लेकिन वही शेयर हम किसी दूसरे को री इशू करेंगे। इसको नया आईपीओ नहीं बोलते। उसके लिए आपको वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 1000 शेयर्स वापस भेजने हैं ना पब्लिक के पास, तो हम इसके लिए भी प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, फिर एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अपनी ही पहचान में किसी को शेयर, ये ऑक्शन होता है इसका एक्चुअली, ऑक्शन नहीं, ऑक्शन ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन इज डिफरेंट इन मराठी। ऑक्शन होता है, बिडिंग होता है, बिडिंग। ठीक है, तो शेयर कंपनी क्या करती है, पब्लिक को अनाउंस कर देती है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है इसका हम ऑक्शन करने वाले हैं। तो जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज है आ जाओ, कंपनी में आ जाओ, कंपनी के हॉल में बैठेंगे और फिर हम लोग बोली लगाएंगे। बोली कितने में खरीदोगे शेयर, बोली लगती है वहां पे, और जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो शेयर्स खरीद लेते हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ। वो सर ऑक्शन की न्यूज कहाँ पे मिलेगी? न्यूज़पेपर में वगैरह छाप देती है कंपनी जब ऑक्शन करने वाली है। ठीक है, अरे बोलो बच्चों। हाँ, री इशू होगा ये पक्का है। फॉरफिट करके कंपनी लॉ के अनुसार वो शेयर्स कंपनी को कंपलसरी री इशू ही करने होते हैं। इज इट राइट? कंपनी वो शेयर्स अपने पास नहीं रख सकती, वो शेयर्स उनको री इशू करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर टू यू? हाँ। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? कैंसिल करना है तो कर देंगे। कैंसिल करना है मतलब बैक टू पैवेलियन। जो एंट्रीज आपने पास किए हैं वो एंट्रीज आपको रिवर्स करने। मतलब इस बंदे को, अभी मान लो ये मिस्टर ए नाम का कोई बंदा है जिसके पास ये 1000 शेयर सारे के सारे हैं, तो मिस्टर ए के शेयर्स हमें फॉरफिट करने हैं। 1000 शेयर्स का उसका कितना पैसा हमारे पास पहुंच गया है? 60 रुपए पहुंच गए हैं, मतलब 60,000 रुपए, बराबर है क्या, पहुंच गए हैं। और 40,000 रुपए उसने दिए ही नहीं, तो 1000 शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से, दोस्तों मेरे प्रश्नों का जवाब दो, 1000 शेयर्स का 100 रुपए के हिसाब से क्या आपके बुक्स में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है? बोलो ना। 1000 रुपए का 100 रुपए के हिसाब से क्या आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है? आंसर इज यस। इज इट राइट? तो दोस्तों अब हम उसके शेयर कैंसिल करने वाले हैं, तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी हमारे बुक्स में हमने 1000 शेयर्स का 100 रुपए के हिसाब से क्रेडिट करके रखा है। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? 100 रुपए से क्रेडिट किया है, ऐसा कब कहां पे बोला सर? उसने तो 60 रुपए ही दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग एंट्रीज देखो जाके पीछे, whenever you make a call you credit equity share capital account. Is it right or not? Whenever you make a call you credit equity share capital account. तो आपने कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट किया है इन 1000 शेयर्स का? 100 रुपए से या 60 रुपए से? देखो अभी भी डाउट है तो पूछ लो। 100 रुपए से क्रेडिट किया या 60 रुपए से? आर यू श्योर? 100 रुपए से क्रेडिट किया या 60 रुपए से? आर यू श्योर? हाँ, तो अभी ये शेयर्स ही आप कैंसिल करने वाले हो, तो क्या करना पड़ेगा? जो कैपिटल अकाउंट हमारे बुक्स में लाइबिलिटी दिख रहा है वो आप कैंसिल कर देना है दोस्तों, कैंसिल कर देना है। तो क्या करूं? फॉरफीचर की एंट्री पढ़ा रहा हूं, क्या करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो सर, बराबर है कि नहीं? तो चलो मैंने डेबिट कर दिया। मुझे पता है आपको ये आता है, बट फिर भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो बातों को, बहुत ही फालतू है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, बट फिर भी बच्चे इससे क्यों डरते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। जितने से कैपिटल क्रेडिट है वो आप
रिवर्स कर दो। चलो कितने से कैपिटल क्रेडिट है? जितना कॉल किया था उतने से। जितना कॉल किया था मतलब कितना? 100 रुपए का। तो मैं यहाँ पे डेबिट कितना करूंगा? 1 लाख। ये करते ही मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख में से 1 लाख घटेगा, 9 लाख हो जाएगा कि नहीं? 9 लाख के पैसे आए क्या? 9 लाख पूरे के पूरे आए हैं। तो हम बराबर कर रहे हैं, शेयर कैंसिल कर देते हैं। इज इट राइट? अरे बोलो ना। और कोई अकाउंट ओपन है क्या आपके बुक्स में इस शेयर्स के रिगार्डिंग? यस है ना। ये 1000 शेयर्स का कितने रुपए का बैलेंस है? 40 रुपीज का कॉल आया ही नहीं। ये कौन से अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस है। ये पैसे आए नहीं जो हम एसेट करके दिखा रहे हैं। बड़ी आस लगाए बैठे हुए हैं कि ये पैसा आएगा, बट ये अब आएगा नहीं, तो ये एसेट अभी किसी काम का नहीं है। तो बोलो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो ना रे बच्चों, कितने रुपए आए हैं? 40 रुपीज, सॉरी 40 रुपीज। कितने रुपए नहीं आए हैं? 40 रुपीज। तो 40,000 की एसेट अब नहीं रहेगी। ये पैसे आप फ्यूचर में नहीं आएंगे, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? और जो पैसे आए हैं वो आप क्या करेंगे? वापस कर देते हैं। इज इट राइट? टू बैंक अकाउंट। कितना? 1000 शेयर्स इंटू 60। बराबर है ना? यही करना है ना? वापस कर दे। कितने भोले वाले लोग हैं इस क्लास में। वापस करना है। वो नलायक उसके मन मर्जी के हिसाब से एग्रीमेंट तोड़ेगा, और आप इतने अच्छे अच्छे दिल के इंसान बोला जाता है। कंपनी को दिल ही नहीं है, याद रखना। समझ में आ रहा है क्या? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। इंसान होता तो सोचेगा चलो जान दो, उसको कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके साथ तो आया ना। तो अगर एग्जैक्टली एंट्रीज रिवर्स करनी है तो दोस्तों ये बैलेंस बैंक अकाउंट से कटना चाहिए कि नहीं? बट हम कंपनी के पास कोई दिल वगैरह नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? कंपनी इमोशन पे नहीं चलती है। तो कंपनी बोलेगी ये पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा बिकॉज तुमने एग्रीमेंट ब्रीच किया है। इज इट राइट? यू ब्रोकन द एग्रीमेंट, यू विल नॉट गेट द मनी बैक। हमने उसको नोटिस में भी बताया था कि तुम्हारे 60,000 भी हम वापस नहीं करेंगे, भरो कॉल जल्दी। बावजूद इसके उसने नहीं भरा, तो हम क्या करेंगे? ये पैसा वापस नहीं करेंगे। तो इस केस में बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। ये पैसा हम हड़प लेंगे, और इस हड़प लेने के अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हम। डू गेट इट? उतना पैसा हम कौन से खाते में डाल देंगे? शेयर फॉरफीचर। वापस नहीं करना है, वापस नहीं करना है। इन्हीं 1 लाख रुपयों की अगर मैं पहली वाली एंट्री पूछूं, जब आपने इशू किया था तब क्या एंट्री मारी थी? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। ऐसा एंट्री आपने सभी एंट्रीज को कंबाइन करके देखते हो ना, इस पर्टिकुलर 1000 शेयर्स के सभी एंट्रीज को कंबाइन करके देखते हो तो आपको यही एंट्री दिखेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। हम उसी एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। हो गई शेयर फॉरफीचर की एंट्री। बस एक चीज याद रखनी है, पैसा वापस नहीं देना। तो इंस्टीट्यूट ने इसको पढ़ाया कैसे? इंस्टीट्यूट ने बोला कि जो शेयर कैंसिल करने वाले हो उसका कैपिटल अकाउंट जितने से आपने क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर दो। जितने से क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर दो। कर दिया? कितने से क्रेडिट किया था मैंने? जितने से मैंने कॉल किया था उतने से क्रेडिट किया। तो 100 रुपए का कॉल है तो 100 रुपए से क्रेडिट हुआ होगा। बोलो हाँ या ना? मैंने डेबिट कर दिया। अब जो कॉल मनी नहीं आया वो कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंसेस बुक्स में दिखा रहा है, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो कैपिटल डेबिट होगा, बदले में क्रेडिट होगा जो पैसा नहीं आया वो। एंड जो पैसा आया हो वो आप सेपरेट अकाउंट को डाल दो। कौन से अकाउंट को? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। अब इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस का क्या करेंगे? वो री इशू में पढ़ना है। अभी हम फॉरफीचर की एंट्री समझ रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम किसकी एंट्री समझ रहे हैं? फॉरफीचर की। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? चलो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा चलेगा। फॉरफीचर की एंट्री आप लोग बताओगे, अभी जितना समझेगा समझा है उसके हिसाब से। दोस्तों 1000 शेयर्स के ही पैसे आने बाकी है, लेकिन इस बार उस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। ओके, यानी पैसा कितना पे किया उसने? 1000 इंटू 30,000 उसने पे किया। एंड ही हैज नॉट पेड फाइनल अलॉटमेंट कॉल एंड फाइनल कॉल।
अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नॉट येट पेड। आर यू गेटिंग इट? अलॉटमेंट का 30 रुपए एंड फाइनल कॉल का 40 रुपए, ऐसा उसने 70 रुपए पे नहीं किया है। 70 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितना आता है? 70,000। इज इट राइट? तो चलो सभी बच्चे मुझे यही एंट्री फिर से बताएंगे, क्या होगी फॉरफीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 100। आर यू श्योर? बिकॉज कॉल कितने का हुआ है? तीनों कॉल हुए हैं, तो जितने का कॉल हुआ है उतने का 100। इज इट राइट? 1,00,000 करेक्ट है क्या? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट कॉल अकाउंट, सीक्वेंस में जाता है ना। अगर आपने दोनों के दोनों कॉल के पैसे नहीं आए इसलिए कॉल्स इन एरियर्स को भेजे होते तो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे क्रेडिट होता, बट मैं कॉल्स इन एरियर्स को मोस्टली नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे ये डिटेल चाहिए होता है। तो कितना था अलॉटमेंट का कॉल? 1000 शेयर्स इंटू 30 रुपए, कितना? 30,000। इज इट राइट? एंड 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 40,000। इज इट राइट? एंड बचा हुआ पैसा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? हाउ मच? 30,000। क्या आपको ये एंट्री समझ में? चलो इस क्वेश्चन में मैं और एक ट्विस्ट लाता हूं। शेयर इशू किया है मैंने 100 रुपए पे, ओके। कॉल्डअप है, कॉल्डअप अमाउंट है 60 रुपए। मतलब अलॉटमेंट का कॉल किया, फर्स्ट कॉल किया, 9,000 शेयर होल्डर्स ने दोनों कॉल के पैसे पे किए और 1,000 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल तो खैर अभी किया ही नहीं है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। 1,000 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है। ऐसा हो सकता है क्या? अरे मैंने फाइनल कॉल अभी तक किया नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने अलॉटमेंट तक कॉल कर दी है कंपनी ने, तो 9,000 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट तक का सब पैसा भर दिया, बट 1,000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का कॉल अभी तक पे नहीं किया है। एंड नाउ आई वांट टू फॉरफिट द शेयर्स एट दिस पॉइंट ओनली। कर सकता हूं मैं क्या? पार्टली पेड अप, पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स फॉरफिट कर सकता हूं, डायरेक्टर्स की मर्जी। मैंने उसको अलॉटमेंट का कॉल बार बार मांगा, नहीं दे रहा है, कैन आई फॉरफिट द शेयर्स हियर एट दिस पॉइंट? या फाइनल कॉल करके ही फॉरफिट करना है? ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जब चाहिए तब फॉरफिट कर सकते हो, बोलो ना। तो क्या मैं इसको फॉरफिट कर सकता हूं? यस। चलो फटाक से एंट्री बता दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, कितने शेयर्स का? 1,000 शेयर्स का। अब कितने रुपए लिखूं यहां पे? अरे 100 रुपए ना, 100 ना, कैपिटल 100 का है ना आपका। लेकिन सर जितने का कॉल हम करते हैं ना उसी वक्त हम कैपिटल क्रेडिट करते हैं। 40 का कॉल अगर मैंने किया ही नहीं है तो उसका कैपिटल अकाउंट मैंने क्रेडिट किया ही नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। 40 रुपीज का कॉल अगर आपने किया ही नहीं है तो आपका कैपिटल अकाउंट 40 रुपीज से क्रेडिट हुआ ही नहीं होगा, तो डेबिट क्यों ज्यादा कर रहे हो? सिंपल है ना यार, क्या है इसमें? कौन सी बड़ा, मैं कौन सा साइंस पढ़ा रहा हूं आपको? मैं कहां पे बता रहा हूं कि यहां से आपको यान भेज के मून लैंडिंग करना है? मैं कितना सिंपल बता रहा हूं, हमने जो किया है वो बस उल्टा करना है, फॉरफीचर खत्म, जाऊं मैं। अरे सच में इतना आसान है, जिसके बेसिक्स अच्छे है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, फिर हम क्यों अटकते हैं? क्योंकि हम सोचते नहीं है। सोचो ना ऐसे, तो कितने का कॉल मैंने किया है? 1,000 शेयर्स इंटू 60 का कॉल किया है और मैंने 60 का कैपिटल क्रेडिट किया होगा, इसलिए मैं 60 का कैपिटल डेबिट कर रहा हूं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000। अब बात करते हैं 60 में से कितने आए? 30 आए और 30 नहीं आए। जो नहीं आए वो कौन से अकाउंट में डेबिटेड है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 30,000। एंड जो आए वो बैंक में क्रेडिटेड है, सॉरी बैंक में डेबिटेड है, बट बैंक पैसा वापस थोड़ी दूंगा, पागल हूं क्या? मैं बैंक में पैसे वापस नहीं दूंगा, मैं उसके बदले कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? शेयर फॉरफीचर। तो दोस्तों शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करते हैं? जो उन पर्टिकुलर शेयर्स जो हम फॉरफिट कर रहे हैं उसका जो पैसा आया है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अरे बोलो ना दोस्तों, कितना? सॉरी 30 रुपए।
इज इट राइट? 30,000 हो गई क्या एंट्री टैली? 60 डेबिट 60 क्रेडिट। तो सर ये शेयर कैंसिल हो गए, अब क्या करें? इसको दोबारा ऑक्शन में बेचेंगे लोगों को। सर कितने में बेचेंगे? आपकी मर्जी, ऑक्शन जितना लगेगा उतना बेचेगा। बेस प्राइस रखते हैं उसका, एक बेस प्राइस क्या होगा मैं बताता हूं आपको। किसी भी हालत में शेयर होल्डर के 1 लाख रुपए आने जरूरी है। देखो इस शेयर होल्डर का पकड़ के और अगले शेयर होल्डर का पकड़ के, बट री इशू की बात बाद में करते हैं, पहले फॉरफीचर तो समझ लेते हैं। कैंसिल करना सीख लो पहले शेयर्स को। कैंसिल करना यानी क्या? जिस सीक्वेंस में एंट्री मारते आए हो उसकी शॉर्टकट एंट्री मार के रिवर्स कर देना है। नहीं तो आप रिवर्स जैसे आए हो वैसे वापस भी जा सकते हो, लेकिन सबकी कंबाइन एंट्री क्या करके बनेगी? दिस विल बी द कंबाइन एंट्री ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। और पैसा वापस नहीं देना, ये बात भूलना मत। सर नहीं ये इथिकल नहीं लग रहा है। अरे पागल है क्या? इथिकल ही है। उसने एग्रीमेंट ब्रीच किया, मैं थोड़ी उसके कैंसिल करने में बैठा हूं शेयर्स, वो ही पे नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? समझ में आ रही है क्या बात? इज इट इथिकल और अनइथिकल? अरे बोलो ना, इथिकल है या अनइथिकल ही है? अनइथिकल है या इथिकल है? इथिकल ही है, बिजनेस है यार, इमोशनल होने की क्या जरूरत है? ठीक है चलो, अब मैं इस क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट लाता हूं। इसमें क्या क्या एरियाज है मैं आपको आपके सामने सारे रख रहा हूं और सारी चीजें हम लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं इशू प्राइस 120 करता हूं। नहीं एक काम करते हैं, पहले एक डिस्कशन के लिए, लिखना कुछ नहीं है, एंट्री मेंट्री कुछ नहीं बताना है। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू किया, 30 रुपए एप्लीकेशन के वक्त, 30 रुपए अलॉटमेंट के वक्त, 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए ने ये 30 रुपए ही पे नहीं किए? ज्यादा से ज्यादा वो अलॉटमेंट का कॉल पे नहीं करेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम करेंगे वो पे नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो 30 रुपए ही पे नहीं कर रहा? अरे फिर हम ए को शेयर्स क्यों देंगे? एप्लीकेशन का मनी जो पे करेगा उसी को शेयर दिए जाते हैं। तो मोस्टली एप्लीकेशन का तो आपको पता ही है कि कम से कम जिसके शेयर हम फॉरफिट करने वाले हैं उसके पास से कम कितना पैसा आया होगा? एप्लीकेशन का पैसा पक्का आया ही होगा, मतलब कुछ ना कुछ बैलेंस है जो उसका जब्त होगा, और वो जब्त होके कौन से अकाउंट में जाएगा? तो जो पैसा आया है वो शेयर फॉरफीचर में डालना है, जो पैसा नहीं आया है वो कहां पे है? एक तो उस कॉल अकाउंट में है, नहीं तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में है। एक तो ये पैसा कॉल अकाउंट में है, नहीं तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में है। कॉल अकाउंट में है तो कहां पे दिख रहा होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में है तो कहां पे दिख रहा होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मोस्टली कॉल्स इन एरियर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट बैलेंस होता है, कॉल अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि हम वो डेबिट ही करते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है, बट बैंक में से एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे उस नालायक को, कैंसिल। तो बैंक अकाउंट का यूज करना ही नहीं है, बैंक के बदले शेयर फॉरफीचर अकाउंट। लेकिन ये एंट्री करते ही, सुनो ना मेरी बात को, ये एंट्री करते ही शेयर फॉरफीचर में कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा? खुली आंखों से देख लो कि आपका ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट अभी क्या हो रहा है। इसके पहले कुछ था क्या इसमें? अरे बोलो ना नालायको। ये भगवान, आज आपका उपवास है क्या? मेरा भी है इसलिए बोल रहा हूँ। भूख लगी है, ब्रेक चाहिए, देता हूँ ना 1:45 अभी ध्यान दो ना नालायको, फटाफट फटाफट आंसर करो ना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पहले कितना बैलेंस था? सर कुछ भी नहीं था, अभी अभी नया नया अकाउंट खोला है, नया नया अकाउंट खोला है और उसको आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो बैलेंस कौन सा रहेगा? अरे बोलो कौन सा बैलेंस रहेगा? आवाज नहीं आती यार, क्या मरे हुए सबके सब ज़ॉम्बीज हो? अरे बोलो ना कौन सा बैलेंस आएगा? कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो फॉरफीचर के बाद ये पोजीशन हो जाएगा, कैपिटल घटेगा, अलॉटमेंट जीरो हो जाएगा, सॉरी कॉल अकाउंट्स आपके सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, एंड फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर नाम का एक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो उसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसा होगा वो एक अलग डिस्कशन है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। आर यू गेटिंग इट? अब फिर से वापस इस क्वेश्चन में आते हैं। मुझे सिर्फ बताना ये था कि कुछ ना कुछ बैलेंस तो उस बंदे से मिला ही होगा हमें। एप्लीकेशन के पैसे तो कम से कम आपको मिलते ही है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट पक्का क्रेडिट होना है।
कॉल अकाउंट तो हमें क्रेडिट करने ही पड़ते हैं क्योंकि अब ये मेरे एसेट्स नहीं रहे, उसके शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए और उसका पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करके जीरो कर देना। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज अ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एंट्री की परिभाषा मैंने बता दी, इन्होंने बुक्स में लिखा हुआ है फॉरफीचर मींस टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। वो उन्होंने डिक्शनरी में जो शब्द का मीनिंग दिया है ना वो दिया है, फॉरफीचर मींस पासिंग दिस एंट्री इन माय अकाउंटिंग टर्म। इज इट क्लियर टू यू? ये एंट्री पास करना जल्द से जल्द सीखना है हमें। चलो अब थोड़े से और ट्विस्ट लाता हूं मैं इसमें। ओके लाऊं? इसी के कारण बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स ऑल कॉमन सेंस माय फ्रेंड्स। कॉमन सेंस है, सब कॉमन सेंस विच इज अनकॉमन। ठीक है, मैंने तो कभी पढ़ाई, जान दो अभी मेरी बात क्या करूं मैं। हाँ लेकिन ये पक्का है, मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे ये सब नहीं पता था। क्यों पता नहीं यार, मेरे टीचर लोगों ने लगता है उतना शायद समझा ही नहीं, या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा आपकी तरह। मैं समझा रहा हूँ ना, बट उस वक्त मैं भी आपकी तरह एटीट्यूड रखता हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि नहीं। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि जब मैंने सीए करियर सीरियसली लिया तो मैं 100% ध्यान देता था। तो लगता है मेरे सर ने वो सब नहीं बताना जरूरी समझा। सर ने समझा होगा कि सब होशियार बच्चे हैं, कर लेंगे, तो स्टेप वाइज पढ़ाया करते थे, स्टेप वाइज कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, हमने इशू प्राइस 100 रुपए प्लस 20 रुपए कितना रखा, 120। क्या कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकती है? यस। और ये प्रीमियम का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में रखा हुआ है, तो अलॉटमेंट कॉल कितने का हो गया, 50। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो 30 एप्लीकेशन के वक्त मांगेंगे, 50 अलॉटमेंट के वक्त इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड 40 कहां पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हुआ क्या बराबर, 80 प्लस 40 120 हुआ क्या, इशू प्राइस 120 हुआ क्या रे दोस्तों? ये कॉल्ड अप पूरा है, समझ लो, फुल्ली कॉल्ड अप। अभी मैंने सिचुएशन फिर से बदल दिया, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी 120 के 120 रुपए कॉल किया हमने। ओके, एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए नाम का जिसने 1000 शेयर्स खरीद के रखे हैं, हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। ठीक है, अरे दिमाग में बात घुस रही है क्या? हाँ, तो उसने पे कितना किया है टोटल एक शेयर का, हमेशा एक शेयर की बात पहले करो। एक शेयर का उसने पे कितना किया है, 80 रुपए, और पे कितना नहीं किया है, 40 रुपए। आर यू गेटिंग इट? हाँ, चलो फॉरफीचर जाने दो, फॉरफीचर के पहले का पोजीशन बताओ, बैलेंस शीट उसकी कैसे दिख रही होगी? उस 1000 शेयर्स की बात करें क्या, वो 9000 शेयर जाने दो, क्योंकि 9000 शेयर्स को टच भी नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ बात किसकी करनी है, 1000 शेयर्स की। तो उन 1000 शेयर्स का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रेजेंटेशन हो रहा होगा, 1000 इंटू 100 रुपए कहां पे दिख रहे होंगे, 1000 इंटू 100 यानी 1,00,000 रुपए कहां पे दिख रहे होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिख रहे होंगे। 100 या 120? अरे 100 का शेयर 120 में इशू किया है तो आपने 120 का कॉल किया होगा, 120 का कॉल किया है तो बैंक अकाउंट सॉरी कॉल अकाउंट डेबिट किया होगा हर वक्त, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया होगा या नहीं? फिर बोलो ना क्या करूं अब? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिख रहा होगा। रिमेंबर, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कभी भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते। 1000 इंटू 20 रुपए, तो 20,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में दिख रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1000 इंटू कितने रुपए आने बाकी है, 40,000 रुपए आने बाकी है, बोलो हाँ या ना? और बैंक में कितने आए हैं, 1000 शेयर इंटू 80 रुपए, बोलो ना रे बच्चों, तो कितने आए हैं, 8 लाख नहीं 80,000, सॉरी 80,000, वेरी वेरी गुड, 80,000 रुपए। तो टोटल हुआ क्या मैच? मतलब ये अकाउंट्स हमने ऑलरेडी इस बंदे के लिए ओपन करके रखे, अब इसको जीरो करना है, सबको सबको जीरो करेंगे एक्सेप्ट बैंक। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, कोई बता सकता है?
फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? पहले हमें कैपिटल कैंसिल कर देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1 लाख। वेरी वेरी गुड। 1000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 20,000 रुपए। वेरी वेरी गुड। हाँ, बराबर। 2, विशाखा जी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है कि नहीं करना? अच्छा, ये सोच रहे हो। चलो कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वेरी वेरी गुड। जरा शॉर्टकट में लिखूंगा तो चलेगा ना? हाँ, कितना? 40,000 रुपये आया था। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना आया है इसका? 1000 शेयर्स का 80 रुपए आया है, बराबर है ना? ये 1000 इंटू 100, ये 1000 इंटू 20 बराबर 6। हाँ, ये 1000 इंटू मतलब 120 डेबिट हुआ, उसमें से 40 यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो बचा हुआ 80 यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। इट्स सो सिंपल। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 80,000 शेयर फॉरफीचर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? क्या ये एंट्री सही है? सही ही मानेंगे राइट नाउ, बट देर आर सर्टेन रूल्स। दोस्तों यहाँ पे बात जो करनी है मुझे, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करनी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे डेबिट करना है कि नहीं करना है? तो आंसर इज वेरी सिंपल। अगर रिसीव्ड है तो उसको रिवर्स मत करो। आप प्रॉफिट कमा चुके हो, उसको बुक कर चुके हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम की डील हमारी शेयर्स के पैसे वापस देने के एंगल से नहीं हुई थी। अगर वापस ही देना है हमें तो कितने रुपए वापस देने वाले थे हम लोग? फेस वैल्यू के। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा लिया है और वो सामने वाले ने पे भी कर दिया है। वंस इट इज रिकॉर्डेड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, इट इज नॉट टू बी रिवर्स। याद रखना, कभी भी उसको रिवर्स नहीं करना है। बट इफ यू हैव रिसीव्ड इट, अगर रिसीव्ड हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स नहीं करना है। बट अगर रिसीव्ड नहीं हुआ है तो फिर आपने गलत प्रॉफिट दिखाया है, उसको रिवर्स करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स कब नहीं होगा? अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया तभी। अभी तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको मिल चुका है। एंड अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलता है तो आपको वो रिवर्स नहीं करना है। ये चीज आपको लिख के दूंगा, ध्यान में रखोगे ना? हाँ, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। तो एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, 1 लाख ही डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 बैंक में आया था, 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, उसको डेबिट भी मत करो, बैंक में वापस भी नहीं देना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? हाँ, तो 2 शेयर फाइनल कॉल, ये तो चेंज नहीं होगा। बस शेयर फॉरफीचर को कितना पैसा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा, फेस वैल्यू का पैसा। कितना फेस वैल्यू का पैसा आया है? 30 प्लस 30, 60 रुपए ही यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चेंज करना है। शेयर फॉरफीचर को 80 नहीं जाएंगे, शेयर फॉरफीचर को 60,000 जाएंगे। और सर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा? बिल्कुल रिवर्स नहीं होगा। मैं करता हूं रिवर्स तो क्या हो रहा था? एक रिजर्व से अकाउंट निकल के कौन से अकाउंट में जा रहा है? दूसरे रिजर्व में जाता है। अब शेयर फॉरफीचर को क्यों नहीं ट्रांसफर करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम? बात को समझ लो। आगे जाके हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं। किसको? जो फिर से शेयर खरीदने वाला है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग इट? तो अगर आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे एज ए डिस्काउंट किसी दूसरे को गए तो क्या हो जाएगा? प्रीमियम आपने लिया एक के पास से और उसका बेनिफिट दिया किसी दूसरे को। ये ना हो इसलिए ये नियम है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको एक बार मिला, चुप बैठ जाओ, ले लो, एंजॉय इट, डू नॉट रिवर्स इट इन एनी केस। हाँ, बट नहीं मिला तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो गलत अकाउंटिंग है फिर नहीं मिला है तो। मतलब आप लोग ऐसा रिजर्व दिखा रहोगे क्या बुक्स में जो आपको मिला ही नहीं है? आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसे प्रॉफिट दिखाने से अकाउंटिंग के मेन प्रिंसिपल्स ही मना करता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड है तो डोंट रिवर्स इट, इफ इट इज नॉट रिसीव्ड रिवर्स इट। क्या आपको सभी को समझ में आया? फाइन। तो ये एंट्री हो जाएगी फॉरफीचर के केस में। मान लो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, तो बच्चे बताएंगे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करना है? जितने से कॉल किया है। कॉल तो मैंने सभी किए हैं, तो 1 लाख से ही डेबिट होगा। बस यहाँ पे और एक अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट कितना करूं? डेबिट, सॉरी क्रेडिट।
अब सर इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है, इज इट राइट और नॉट? तो इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, कितने से? 1000 शेयर्स इंटू 20,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल क्रेडिट होगा 50 इंटू 1000, 50,000, इज इट राइट? एंड शेयर फॉरफीचर में जाएंगे कितने, जो आए हैं वो 30 रुपए, तो यहां पे आएगा 30,000। देखो जरा टैली होता है क्या? 1,20,000, 1,20,000। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? फाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपके जर्नल एंट्रीज का। यहाँ पे कैंसिलेशन की एंट्री में डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो तीसरा सिचुएशन, इसमें तीन ही सिचुएशन बन सकते हैं। तीसरा सिचुएशन है अलॉटमेंट कॉल इज नॉट येट मेड, अलॉटमेंट कॉल इज नॉट येट मेड, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलने का सवाल ही नहीं है, और फाइनल कॉल तो आपने किया ही नहीं है अभी तक। अलॉटमेंट कॉल आपने किया है, सॉरी अलॉटमेंट कॉल आपने किया है बट सामने वाले ने पे नहीं किया है, 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगा बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, 1000 शेयर्स इंटू कितना का कॉल किया है, 30 प्लस 50, 80 का कॉल किया है, बट 80 में से 20 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के है जो आए ही नहीं है, जो आए ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 80 में से 20 गए ना 60, 1000 इंटू 60 कितना, 60,000। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 शेयर्स इंटू 40 रुपए, सॉरी 20 रुपए, कितना, 20,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 1000 शेयर्स इंटू 30 रुपए ना, 1000 शेयर्स इंटू 30 रुपए कितना, 30,000, नहीं नहीं 1000 इंटू 50, 50,000, 50 का कॉल किया ना, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, इंक्लूडिंग इतना बैलेंस होगा ना। अलॉटमेंट कॉल में पूरा 50 रुपए मांगते तो 50 रुपए आपने डेबिट किए थे जब कॉल किया था, तब की एंट्री बताओ ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट पूरे 50 रुपए मांगे थे आपने, बराबर है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपए, रिवर्सल कर दिया मैंने, तो यहां पे 50,000 डेबिट क्रेडिट होगा। फाइनल कॉल का कुछ संबंध ही नहीं है, इज इट राइट? एंड बचा हुआ पैसा कौन से अकाउंट को डाल दूंगा मैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना, 30 रुपए। तो 50 प्लस 30 80, 60 प्लस 20 80। ये एंट्री समझ में आ रही है क्या? अगर पार्टली पेड अप है तो ये वाला सीन होगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? फाइन। चलो एक काम करते हैं, इसको कुछ शब्दों में लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, चलेगा ना? ये जो बातें मैंने सारी डिस्कस की वो यहां पे दिया है। पहला देखो, पहला सेशन क्या है, फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप का अर्थ क्या होता है? 100 रुपए कॉल किए हैं, 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए कॉल किए। एक्चुअली फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स लिखना चाहिए, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स, ठीक है। फुल्ली पेड अप शेयर्स में क्यों, अरे हाँ नहीं नहीं ये पॉइंट अलग है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एमसीक्यू आता है, मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर एमसीक्यू आता है वो एमटीपी आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू के पॉइंट, हमारा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू का पहले से ही रेडी है, ठीक है, और आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो मोबाइल पे, बीओएस का कोई एप्लीकेशन यूज करता है क्या, उसमें कुछ एमसीक्यू टेस्ट वगैरह दिए हैं तो एमसीक्यू आएगा। तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग हमारे क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस हम हमारे क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट करते हैं। बीओएस का कोई एप्लीकेशन है अपने आईसीए का, जहां पे सिर्फ डब्ल्यूआरओ नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो ऐप इंस्टॉल करो, उसमें एमसीक्यू के टेस्ट है जो चेक करके आपको उसके मार्किंग इमीडिएटली मिल जाता है। उसमें इजी लेवल, बराबर है ना, मीडियम एंड हार्ड, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस है। बैठे बैठे कभी कभार एमसीक्यू भी सॉल्व कर लो ना, वो सारे क्वेश्चन हमारे बुकलेट में होंगे। अगर नहीं है, कुछ नया है तो हम उसको ऐड कर देंगे। अभी अभी लेटेस्ट वो शुरू हुआ है, तो उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे मैं ऐड करके आपको दे दूंगा हार्ड कॉपी पे, बट आप वहां से भी लगे रहो। तो जो जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी खत्म किया ना, वो पहले वहां से सॉल्व करो,
बैठे बैठे एमसीक्यू, मतलब 30 मार्क का एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा हो गए, देखो आपके भी है, मतलब 30 मार्क का एमसीक्यू अगर आया तो वो 12 मार्क के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके लिए मैं अभी टेंशन में हूं। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला कि एमटीपी जरा आने दो, तो उसके बाद ही मैं मेरा डिस्कशन करता हूं उस चीज का। ठीक है, घर जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना बाद में। ठीक है, अभी अभी नहीं, बाद में कर दो। एंड एक्साइटेड होके जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए उसकी भी आंसर्स मत धड़ाधड़ करके जाना, जरा तैयारी करो और फिर असेसमेंट करो। देखो बिना तैयारी का कोई भी टेस्ट किसी काम का नहीं है। प्लस हमारे क्लास के एप्लीकेशन पे भी वो फैसिलिटी है, अगर एमसीक्यू अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस होता है तो मैं आपके एमसीक्यू के बहुत सारे टेस्ट ले सकता हूँ। तो बैठे बैठे एक आध टेस्ट बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ क्वेश्चन पेपर की वहीं पे ऐप में मिलेगी आपको, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर यहाँ पे टिक करते जाओ, अपने एप्लीकेशन पे वो फैसिलिटी है। ठीक है, और वो इमीडिएटली एप्लीकेशन ही मार्क कैलकुलेट करके देगा आपको, मेरे दिमाग को भी टेंशन नहीं है। ठीक है, बट अगेन देर आर मेनी क्वेश्चंस रेजिंग इन माय माइंड कि सर फिर 30 मार्क का एमसीक्यू, 12 मार्क का ट्रू फॉल्स, 42 तो यहाँ पे ही हो गए, यह साला फोकट में पास करने की स्कीम हो गई। तो मे बी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कम करेंगे, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। देखते हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है अपने पास, रुकते हैं। नया एमटीपी आने दो, जल्दी आ जाएगा, उसका शेड्यूल तो निकला ही है। कौन से तारीख को है, आज है? आपने कहा पे नोटिफिकेशन, मैं कुछ भेजता हूँ, देखते हो कि नहीं देखते हो? अभी 1 महीना है क्या? जान दो, 1 महीना तक आराम से पढ़ाई करते हैं, दिमाग को परेशान मत करो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस देखो दोस्तों, हमें लास्ट में ही करनी है। तो अब चिंतित ना होना। ठीक है, लेकिन इंटर का भी लग रहा था ना कि बहुत डिफिकल्ट होगा वगैरह, मुझे देख के पता चला कि चलो अच्छा ही हुआ है बच्चों के लिए। एंड नाउ उसमें ऊपर वो 3 बार एग्जाम लेने वाले हैं, तो और अच्छा है, और अच्छा है ना। मतलब इंस्टीट्यूट क्या ऐसे, मतलब सब बिछा के रख रही है आपके सामने, आओ पधारो, वेलकम, जल्दी जल्दी सीए बनो। और हम है कि नहीं, मैं 3 बार पढ़ूंगा, मैं 4 बार पढ़ूंगा, नहीं नहीं सर मैं 10 बार पढ़ूंगा। कितना अच्छा अच्छा सब कुछ कर रही है इंस्टीट्यूट आपके लिए, और आप हो कि नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, नंबर रह जाओ पीछे। 3 महीने के बाद सर, मतलब अच्छा है या बुरा ही है? नहीं फिर रोना शुरू हो जाएगा ना आपका, सर वो 3 महीने के बाद इमीडिएटली कैसे पढ़ाई होगा, अभी अभी तो मैं फेल हुआ हूँ, रिजल्ट आने में 1 महीना, तो बच्चे मेरे से पास सिर्फ 2 महीने, तो मैं अगली एग्जाम दू या डायरेक्टली उसके बाद उसकी अगली एग्जाम दू? ऐसा कब तक सोचते रहोगे? एक ही एग्जाम है मेरे पास। ऐसा 10th में कभी सोचा करते थे क्या हम लोग, कि हम लोग एक ही एग्जाम देंगे? नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं, 10-20 बार नहीं हुआ है। वहां पे पास होना मैंडेटरी क्यों था? क्योंकि इट वाज अ सोसाइटी वाइड एक्सेप्टेड रिजल्ट कि पास ही होना है, प्रेशर था। हमारा उल्टा है सीए कोर्स का, व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इन आवर कोर्स, सीए है तो फेल तो होना पसंद है हमें, मतलब चलो इट्स ओके टू बी फेल्ड इन सीए एग्जाम, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, बिकॉज मेजोरिटी जनता फेल में होती है एंड माइनॉरिटीज पास में होता है। 10th में उल्टा होता है, मेजोरिटी मतलब सब लोग नाच रहे होते हैं पास हुआ, और एक आध बच्चा फेल होता है, तो उसको सुसाइड वगैरह करने की इच्छा होती है। कभी सुना है सीए में किसी ने सुसाइड किया? नहीं ना, रोने वाले कंधे बहुत होते हैं अपने पास। फेल हुआ, दोस्त को फोन लगाया, तेरा क्या हुआ? फेल हुआ, हाँ है भाई, मेरे साथ कोई है, एक आध दोस्त आगे जाके पास भी हुआ होता है, चलो ठीक है वो हुआ तो ठीक है, मैं उसको बाद में देख लेंगे। मेरे साथ कोई है रोने के लिए, हम दोनों मिल के रोएंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पे सीए एग्जाम फेल होने के कारण किसी बच्चे ने सुसाइड किया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मन को लगता नहीं है, इट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फेल होने के बाद सुसाइड करो, सुसाइड करना पाप ही है। फालतू लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं। ठीक है, लाइफ में क्या सबके प्रॉब्लम्स नहीं होते? सबके लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो। मतलब आपको कभी कभार लगता होता कि स्वरूप सर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा कमाते हैं, मन मर्जी आए तब छुट्टी लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं यार, प्रॉब्लम तो हर जगह होते हैं, है कि नहीं? तो इसका सॉल्यूशन थोड़ी ये है कि मैं कहीं पे जाके डूब मरूं, नहीं ना, मुझे तैरना आता है, बट फिर भी
तो नेवर डू दैट। मैं मूवी देखते समय एक बार ही रोया था, देखो। कौन सा मूवी पता है? वो छिछोरे करके कोई मूवी है, देखो, छिछोरे ना, जबरदस्त मूवी है, मैं सच में रोया था। और वो मूवी मैंने कब देखा पता है? मैं बाप बनने के बाद एक दिन बैठा था और अमेजोन का नया नया सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उस पर था वो मूवी, मैंने तो बोला चलो देखते हैं। और उस वक्त वो सुशांत सिंह राजपूत ही सुसाइड करके मर गया था, नालायक। पता नहीं वो क्या सीन है, बट मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड करनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ दैट मूवी। उसको वो मरा, उसके बाद वो मूवी एकदम रील वगैरह आने शुरू हो गए, तो मुझे लगा कि ये मूवी देखना जरूरी है। एंड उसमें यही सीन है। हाँ, वो सुशांत सिंह राजपूत बाप होता है, देखा है आपने मूवी? और वो बच्चे को हमेशा होशियार होता है, हमेशा वो अच्छी बातें ही बताता है कि तुम पास हो जाओ तुम्हें ये दूंगा, तुम पास हो जाओ तुम्हें ये दूंगा। ऐसे हमेशा उसकी बातें होती रहती है, कभी ये ही नहीं बोलता है कि फेल हो जाओगे तो तुम्हें क्या दूंगा। तो वो बच्चे को इतना प्रेशर आता है। एंड साइंस में ये बहुत होता है एक्चुअली। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ जो सुसाइड कर रहे हैं उनका, लेकिन दोस्तों इट इज नॉट अ थिंग। करियर में फेल हुए पास हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स? पैसा। ठीक है, अंबानी ने अभी जो सब कुछ किया है वो सीए बन के नहीं किया है, बिना सीए बने उसने वो सब किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको करना है वो करता है। तो लाइफ इज नॉट द एंड, याद रखना, सीए का रिजल्ट इज नॉट द एंड। आप कोई करोगे नहीं, मुझे पता है ये सब, बट फिर भी मेरा बताने का फर्ज बनता है। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसी वक्त बाप भी बना था, तो मुझे उसी वक्त याद है, मैं मेरे बच्चे को हमेशा बताता रहता हूँ तो एवरेज रहे भाई, आराम से, ठीक है, आगे आगे मत कर। इट्स ओके, एवरेज बच्चे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ज्यादा होशियार भी बनना डेंजरस होता है, ठीक है। हाँ बट ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप उस एज में हो जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अभी जितनी मेहनत करूंगा उतनी आसान लाइफ मेरी आगे जाके होने वाली है। तो फ्यूचर में आराम चाहिए, अभी मेहनत करो। फ्यूचर में साइकिल पे घूमना है तो मरो, अभी मजे करो, ठीक है। फ्यूचर में टू व्हीलर पे घूमना है या फोर व्हीलर पे? फोर व्हीलर में। और वो उसमें भी ऑप्शन होता है ना कि अल्टो लेके घूमना है या एंडेवर लेके घूमना है या बीएमडब्ल्यू लेके घूमना है। तो मेहनत भी उसके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। साला सिर्फ सपने देख के बीएमडब्ल्यू थोड़ी आएगी, है कि नहीं? एंडेवर थोड़ी आएगी। करोगे ना? पक्का? गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार 12:45 हो गए, ये समय खत्म होता ही नहीं, जल्दी खत्म होता है। चलो, सो विथ दिस हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मुझे लिख के देने हैं। हाँ, बस ये पॉइंट डिस्कस करना था मुझे। कौन सा? फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। दोस्तों सुन लो मेरी बात को, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए कॉल किया है, सामने वाले ने 100 रुपए भी भरे हैं, यानी आप एक ऐसे शेयर होल्डर हो जो सब कॉल के पैसे भर चुके हो, क्या मैं आपका शेयर फॉरफिट कर सकता हूं? टेक्निकली स्पीकिंग नहीं करना चाहिए, बट कर सकता हूं। अगर आपके कोई दूसरे ड्यूज है कंपनी के टूवर्ड्स, मान लो आप शेयर होल्डर हो मेरे कंपनी के, मैं डीमार्ट हूं, आप डीमार्ट स्टोर में आते हो, डीमार्ट ने एक स्कीम रखा है, जो लोग शेयर होल्डर है डीमार्ट के उनको क्रेडिट पे गुड्स देता है डीमार्ट। कोई प्रॉब्लम है क्या? कंपनी ने ऐसा ऑफर निकाला तो नहीं ना। तो आप सभी लोगों के पास डीमार्ट के शेयर है, आप सब लोग आके डीमार्ट से शॉपिंग करते हो और घर जाते हो, लेकिन आपने वो क्रेडिट पे गुड्स लेके गए हो और आपने पैसा ही नहीं भरा, शेयर का सॉरी वो गुड्स का पैसा ही नहीं दिया। तो डीमार्ट के बुक्स में आप लोग क्या करके दिखोगे? डेटर करके दिखोगे। डेटर के पैसे नहीं आए तो क्या उस पैसों के अगेंस्ट शेयर के पैसे हम कैंसिल कर सकते हैं? यस। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन ऑल्सो बी फॉरफिटेड, बट रेयर सिचुएशन है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हमारे बुक्स में नहीं है। तो मैं पढ़ता हूं, ध्यान देना। फॉरफिचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, प्रीमियम और अनपेड पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज वन ऑफ द मेनी कॉजेस for which share may be forfeited, but fully paid up shares may be forfeited for realization of a debt of the shareholder if the article specifically provided। ठीक है, बाकी यहां से आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो शुरू करूंगा मैं शार्प 1:30 बजे शार्प। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप कुछ खा लेना, एनर्जी चाहिए मुझे। ओके।